गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज क्लास चैप्टर 1 रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये हमारा सेशन जो है स्पेशली जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 23-24 सेशन के लिए। और आज हम लोग पहले बीएसटी का पूरा इंट्रोडक्शन समझेंगे, क्या हमारे कोर्स कंटेंट में है, क्या वेटेज है, कितनी उसकी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, कहाँ कहाँ यूज होगा। और चैप्टर 1 आज के हम सेशन में स्टार्ट कर देंगे। राइट, तो आपको क्या करना है, जिस तरीके से आप लोग चैप्टर 1 में क्या करेंगे, आप अपनी बुक ओपन करके बैठ जाइए। जहां पे मैं टॉपिक पे आपको टाइम दूंगा वहां पे आपको पढ़ना है, वीडियो को रोके और पूरी तरीके से कुछ भी डाउट आएगा आप सीधा कमेंट कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए रिस्पेक्टिव बुक ओपन कीजिए। सबसे पहले इंडेक्स पे आइए, मैं पूरा गो थ्रू कराता हूँ। जिस तरीके से आपको मैं गाइड करूंगा उस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी बिजनेस स्टडीज में 90+ मार्क्स लाने की गारंटी मेरी है। इसी वीडियोस में मैं आपको सारे जो लेक्चर तो सबसे पहले आप अपनी रिस्पेक्टिव बुक ओपन कीजिए। उसमें देखिए हमारे पास क्लास 12 में क्या क्या चैप्टर्स हम लोगों को गो थ्रू करने हैं। फटाफट ओपन कीजिए। मैंने इस मोबाइल में अपने नोट्स खोले हुए हैं। इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आपको चैप्टर वाइज नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम लोग 5 to 8 मार्क्स कवर करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये 2 to 5 मार्क्स का कवर करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट 2 to 5 मार्क्स। प्लानिंग 5 to 8 मार्क्स। ऑर्गेनाइजिंग 5 to 8 मार्क्स। स्टाफिंग 4 to 6 मार्क्स। डायरेक्टिंग 5 to 8 मार्क्स। कंट्रोलिंग 3 to 5 मार्क्स। यहाँ तक हमारी फर्स्ट बुक खत्म हो जाती है। कई राइटर आप देखोगे तो उन्होंने दो राइटर मतलब कई दो पार्ट में बुक किया हुआ है। जैसे एनसीईआरटी भी दो पार्ट में आती है, पार्ट 1 पार्ट 2। और कई बुक्स ऐसी हैं जैसे कि आप आर.के. सिंगला लोगे, पूनम गांधी लोगे, तो वो एक ही उन्होंने सफर कवर कर रखा है। सेकंड पार्ट में हम लोग देखो क्या करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये चैप्टर करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे पास 5 to 8 मार्क्स का आएगा। फाइनेंशियल मार्केट हमारे पास 3 to 5 मार्क्स और फाइनेंशियल मार्केटिंग 5 to 8 मार्क्स। और हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2 to 5 मार्क्स कवर होगा। 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, आपको पता है। 20 मार्क्स का आपका स्कूल में प्रैक्टिकल होगा, जिसको आप में 20 में से 20 लाने का टारगेट रखना है। अब थोड़ा सा ये समझते हैं सर बिजनेस स्टडीज को पढ़ना क्यों जरूरी है और इसका स्कोप क्या है। सबसे पहले आप ध्यान सुनेंगे, जब आप क्लास 12 पास करेंगे तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज है। या तो आपको रेगुलर कॉलेज में जाना है या आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है। यदि आपको प्रोफेशनल कोर्स में जाना है तो जो आपका एंट्रेंस होगा उसमें बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। एक बात, अगर आप कॉलेज में जाना चाहते हैं तो एक एग्जाम होता है CUET, इसकी वीडियो मैं बाद में बना दूंगा। CUET का मतलब होता है अगर किसी भी आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, अब उसका एंट्रेंस टेस्ट होता है तो उसके एग्जाम में कंपलसरी पेपर है। अगर आप बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स अप्लाई करोगे तो आपको बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ के ही जाना है। अच्छा, और क्या बात है, अब ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसका नाम ही मैनेजमेंट है। तो अगर आप इन फ्यूचर सोच रहे हैं आपको BBA करने की, MBA करने की, तो ये उसकी पहली ब्रांच है। ये आपकी पहली सीढ़ी है जो आप MBA BBA कोर्स करने की बात कर रहे हो। तो बिजनेस स्टडीज एक सब्जेक्ट नहीं है, बिजनेस स्टडीज आपकी मेन स्ट्रीम है, क्योंकि इसमें जो हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं वही आपके सारे प्रैक्टिकल में डिस्कस करते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज याद हो तो जो भी आपने क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज पढ़ा था वो सारा 12th में आप प्रैक्टिकल कर रहे हो। अगर मैं आपको याद दिला दूं, सोर्स ऑफ फाइनेंस आपने पढ़ा था, पार्टनरशिप पढ़ा था, कंपनी पढ़ा था, ठीक है, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस, बैंकिंग क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, यही सारा प्रैक्टिकल आप आगे चल के इनकी अकाउंटिंग करना सीखेंगे। तो बिजनेस स्टडीज को सब्जेक्ट पढ़ के नहीं समझना है, इसको आप एक स्ट्रीम पढ़ के समझ के पढ़ेंगे और इसमें आपको हाईएस्ट मार्क्स लाने की पूरी अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है इसलिए इसमें कम मार्क्स आने के, कंपार्टमेंट आने के या फिर ER आने के ज़्यादा प्रॉबिलिटी होती है अगर आप इस सब्जेक्ट को कैजुअल लेते हो तो। राइट, तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत इसका स्कोप बता दिया। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है मैनेजमेंट। चैप्टर 1 जिसका नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। चलिए, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट है क्या, इसको घर से शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल होते हैं, पूरे स्कूल को मैनेज करते हैं। जिस तरीके से आपके घर में पेरेंट्स होते हैं, पूरी फैमिली पूरे घर को मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, व्यवस्था करना, जिम्मेदारी को अपने सिर पे लेना और कोई भी अगर गलत चीजें होती हैं तो उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, यही मैनेजमेंट है। तो जब आप किसी कंपनी को कल के दिन चलाएंगे, जब आप किसी कंपनी का कल CEO CFO बनेंगे, जब आप कल के दिन किसी कंपनी को खोलेंगे तो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी में कौन काम कर रहा है, कंपनी में कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, कंपनी में गवर्नमेंट का क्या इंटरवेंशन है, कंपनी के रूल्स क्या हैं और आपको प्रॉफिट कितना कमाना है, आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, आपका पोटेंशियल क्या है। मतलब एक पूरी जो जिम्मेदारी है बिजनेस की वो एक पर्सन पे दी जाती है, उसी को हम बोलते हैं मैनेजर। राइट, वही आप आगे चल के MBA करेंगे जो IIM में कोर्स होता है, जो आप बहुत ही प्रेस्टिजियस हमारे देश का इंस्टीट्यूशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें सबकी चाह होती है, जिसमें हम कैट के एग्जाम के थ्रू पहुंचते हैं।
राइट। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेज करना, चीजों को प्लान करना, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, चीजों को डायरेक्ट करना, यही आपकी मीनिंग है। अब आप मीनिंग को देखिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है आपको याद भी हो जाएगा। देखिए नोट्स में क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और मैं बता दूं यही आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं जो एक एक चैप्टर बन के निकल के आएंगे। तो मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्या? रिसोर्सेज, कैसे? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। क्यों? फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन को पार्ट कर करके पढ़ोगे तो आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। तो मैनेजमेंट क्या है? मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया। मैनेजमेंट में हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं? प्लान करते हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को काम पे लगाते हैं, स्टाफिंग करते हैं, सबको कंट्रोल करते हैं, कौन क्या काम करेगा डायरेक्टिंग करते हैं, और अगर कोई गलत काम करता है उसको मार्गदर्शन करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। क्योंकि उनको अपने गोल को अचीव करना है, उनको अपने फैमिली को चलाना है। और फैमिली कैसे चलानी है? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, राइट। चलिए ये मीनिंग हुई हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, शॉर्ट नोट्स में कभी कभी आ जाता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या फर्क होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, फिर आप अपनी बुक से इसको पढ़ लेना। एमसीक्यू या कोई शॉर्ट नोट्स आता है, इसमें हम देखेंगे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली का मतलब क्या है। नोट्स पे आइए। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? मीन्स डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क इन अ गिवन टाइम और अचीविंग गिवन टारगेट बट एट अ हायर कॉस्ट। इन दिस मैनेजर यूजेस मोर लेबर कॉस्ट एंड अदर इनपुट टू बी इफेक्टिव। मतलब सर, मतलब मुझे कोई टास्क दिया गया है, मैंने उसको अचीव तो कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर लिया, टाइम के रहते अचीव कर लिया, यानी मैं क्या हूं? मैं इफेक्टिव हूं। लेकिन मैंने उसमें रिसोर्स ज्यादा खर्च कर दिया, मैंने उसमें खर्चा ज्यादा कर दिया, मेरा उसमें कॉस्टिंग ज्यादा आ गई, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिवनेस। अब क्योंकि मैंने टाइम ज्यादा लगा दिया, कॉस्ट ज्यादा लगा दी, तो इफेक्टिव तो हूं, लेकिन यहाँ पे अभी हम एफिशिएंट नहीं बोलेंगे। जैसे एग्जांपल लेके चलिए, अगर आपका एग्जाम होता है, 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है, 3 घंटे में आप क्या करते हो? तो इसमें मैं आपको बता रहा था कि जैसे आपका 3 आवर्स का एग्जाम होता है, तो आपने जो सपोज कीजिए 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, आपने 15 कर तो दिए, लेकिन आपने क्या किया? आपने ज्यादा उस तरीके से, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम तो आपने पूरा अचीव कर लिया, लेकिन आपने खर्चा ज्यादा कर दिया। ऐसे मान के चलिए आपने रिसोर्सेज ज्यादा वेस्ट कर दिए। तो जब भी हमें कोई टारगेट अचीव करना होता है, तो टारगेट तो अचीव हम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी एक बाउंडेशन कॉस्ट थी, जितना हमारे पास बजट था, उससे हम ऊपर चले गए। ये हमारे पास क्या है? एफिशिएंसी तो है, सॉरी इफेक्टिवनेस तो है, एफिशिएंसी नहीं है। तो एफिशिएंसी कब आती है सर? अब एफिशिएंसी को समझिए। एफिशिएंसी में क्या होता है कि हम पैसा बचा लेते हैं, हम टाइम बचा लेते हैं, लेकिन गलती से हमारे पास क्या है? हम यहाँ पे टारगेट अचीव नहीं कर पाते। इसका मतलब समझिए, जैसे एग्जाम में आप गए, 15 क्वेश्चन करने थे, 14 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से किए, एक क्वेश्चन आपका रह गया, टारगेट रह गया, लेकिन आपने क्या करते हैं? टाइम बचा लिया और पैसे बचा लिए। तो एक जगह आपका पैसा बचेगा, टारगेट अचीव हो जाएगा, एक जगह आपका टारगेट अचीव होगा, लेकिन खर्चा आपका नहीं बच पाएगा। तो इसलिए मैनेजमेंट को बोला जाता है सिर्फ एफिशिएंट नहीं होना, सिर्फ इफेक्टिव नहीं होना, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव होना है। मतलब टारगेट भी अचीव कर लेना है और हमारे को कॉस्ट भी बचा लेनी है, पैसे भी कम खर्च करने हैं, राइट। ये हमारे पास हो गया दोस्तों। अब आते हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज फीचर ऑफ मैनेजमेंट। तो फीचर आए या नेचर आए या एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आए, इन तीनों का आंसर एक ही है। और वो आंसर के पॉइंट देखिए, पहले आप पॉइंट मैच कीजिए, फिर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, परवेसिव है, कंटिन्यूअस है, डायनामिक इन नेचर है, इंटेंजिबल है, ग्रुप एक्टिविटी है और मल्टी डायमेंशनल है। 1 बाय 1 देखते हैं। अब ध्यान समझिए, जब भी आप चैप्टर पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज में, तो हर चैप्टर में आपको मिलेगा फीचर्स, हर चैप्टर में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंस। तो आपको ना एक कंफ्यूजन होगी कि मैं कितने फीचर याद करूं, कितने इंपॉर्टेंस याद करूं। तो आप इसका एक सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। जितने फीचर आप पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए अभी आप मैनेजमेंट के फीचर पढ़ रहे हैं, एक पेज पे उसको साइड में लिखिए। इस तरीके से फिर आप पढ़ेंगे प्लानिंग के फीचर, उसी को बगल में उसको लिखिए। फिर आप पढ़ेंगे डायरेक्टिंग के फीचर, फिर आप देखेंगे उसमें कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, तो 50% पॉइंट कॉमन ही होंगे। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैं किसी के फीचर्स की बात कर रहा हूँ तो 50% पॉइंट सेम ही होते हैं। तो इसको आप ऐसे नहीं समझना 9 चैप्टर है 9 फीचर्स पढ़ना है, नहीं, 50% पॉइंट आर सेम। जैसे यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंट कॉमन है जो आगे भी मिलेंगे। मैनेजमेंट इज अ परवेसिव, ये कॉमन है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस, ये कॉमन है। मैनेजमेंट डायनामिक इन नेचर, ये कॉमन। बाकी पॉइंट मैनेजमेंट के अपने अपने फीचर्स हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है? गोल ओरिएंटेड, मतलब
मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसा होता है? मैनेजमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है। मैंने बताया आपके घर में मैनेजमेंट होता है, स्कूल के प्रिंसिपल मैनेज करते हैं, वो मैनेज क्यों कर रहे हैं? उनके सामने एक गोल है, उनके सामने एक अपना ऑब्जेक्टिव है। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपना एक कंपनी को मैनेज करते हैं। ठीक है। दूसरा दोस्तों परवेसिव, इसको आप इंपॉर्टेंट लगाइए, ये शॉर्ट नोट्स में आएगा और एक केस स्टडी बन के आएगा कि आपको पहचानना पड़ेगा कि परवेसिव का मतलब क्या होता है। परवेसिव का मतलब होता है बच्चों, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो या छोटा हो, प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, सबको मैनेजमेंट करना पड़ता है। क्या जो गरीब फैमिली है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, क्या उनके घर में कोई मैनेजमेंट नहीं करता? क्या छोटे मोटे स्कूल जो होते हैं, प्राइमरी स्कूल, उनमें मैनेजमेंट जरूरत नहीं पड़ती? बड़े स्कूल हो, छोटे स्कूल हो, प्रॉफिट कमाने के लिए खोले गए हों या समाज सेवा के लिए खोले गए हों, सब में मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। ये है परवेसिव पॉइंट। नेक्स्ट दोस्तों कंटिन्यूअस, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं आपने एक बार मैनेजमेंट किया, आपको अपना गोल अचीव हुआ और फिर आपने मैनेजमेंट करना छोड़ दिया। तो मैनेजमेंट इसलिए क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट दोस्तों डायनामिक इन नेचर, डायनामिक वर्ड के पास लिखिए आप चैप्टर नंबर 3। अगर आप मेरी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे तो आपको पूरी बिजनेस स्टडी जो 12 चैप्टर मैंने आपको बताए थे 2 चैप्टर में नजर आएगी, क्योंकि सारे पॉइंट इंटरलिंक्ड है। तो डायनामिक के पास लिखेंगे चैप्टर नंबर 3। जब चैप्टर नंबर हम 3 में पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, वहां पे बिजनेस एनवायरनमेंट का एक फीचर आएगा डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है? डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है। आज दिल्ली में बारिश हो रही है, कल धूप होगी, कल धूप होगी, परसों फिर बारिश होगी। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसको मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूं, दैट इज एनवायरनमेंट कैसा होता है? डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है, वहां पे लिखिए कीप ऑन चेंजिंग। डायनामिक का मतलब होता है कीप ऑन चेंजिंग, यानी एनवायरनमेंट या मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। देखिए एनवायरनमेंट कैसा होता है? डायनामिक। तो मैनेजमेंट को कैसा होना चाहिए? डायनामिक इन नेचर, यानी अपने हिसाब से उसको क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए। जैसी जरूरत पड़े वैसा मैनेजमेंट अपने आप को अपग्रेड कर लेना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, मतलब मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल है, मतलब आप इसको टच नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, सिर्फ इसको फील कर सकते हो। जैसे बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छा राज्य है, यानी मैनेजमेंट वहाँ का बहुत अच्छा है। नेक्स्ट दोस्तों एक पॉइंट आता है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल, इसमें हम ये पढ़ेंगे मैनेजमेंट जो है ना मल्टीपल काम करता है, मल्टीपल चीजों को मैनेज करता है। क्या क्या मैनेज करता है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क। काम को मैनेज करना, जैसे एक कंपनी है वो प्रोडक्शन भी करती है, मार्केटिंग भी करती है, सेल्स भी करती है, तो सारे डिपार्टमेंट को जो मैनेजर होगा, जो हेड होगा, वो मैनेज करेगा। इस तरीके से मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं कंप्यूटर बनाने की कंपनी में काम करता हूँ, तो मैनेजमेंट कैसे काम करता है? पहले मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को देखता है, फिर हार्डवेयर को देखता है, फिर असेंबली को देखता है, फिर चेकिंग को देखता है, फिर वो सोल्ड करने जाता है। कोई भी चीज मार्केट में तुरंत बनने के बाद मार्केट में नहीं आ जाती। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क को हमें करना पड़ता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन करना पड़ता है, और मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करना है आपको। कितनी कंपनी में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, कौन क्या काम करेगा, किससे क्या काम नहीं करवाना, कौन किस काम में एफिशिएंट है। तो मैनेजमेंट में हम वही काम उससे करवाएंगे जो उस काम में सक्षम है। तो ये पॉइंट मैंने आपको दोस्तों बताए, मैंने आपको 6-7 पॉइंट डिस्कस किए। अगर आपकी बुक में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है तो आप डाउट पूछ सकते हो या फिर आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया मैनेजमेंट के फीचर्स, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और मैनेजमेंट के फीचर्स। अब आप पहले यहाँ तक पढ़ लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट पे आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और इसको लिखिए यहाँ पे पॉइंट के पास केस स्टडी। ये फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, केस स्टडी पूछने के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, जब मैं इस चैप्टर पूरा खत्म कर दूंगा तो कुछ एमसीक्यूज कराऊंगा और कुछ केस स्टडी कराऊंगा, तो आपको बताऊंगा किस तरीके से टैकल की जाती है केस स्टडी, राइट। तो केस स्टडी वही बच्चा कर पाएगा दोस्तों जिसकी चैप्टर में कमांड है। मैं ये नहीं कहता आप लर्न करो बीएसटी, आप मेमोराइज करो, आप बस एक बार पढ़ो और उसको लिंकेज करना सीख जाओ और आपको केस स्टडी बिल्कुल आसान लगेगी। तो देखना कैसे केस स्टडी आती है। देखो सबसे पहले दोस्तों आ जाओ, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है? 3 ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के, ब्रॉडली 3 ऑब्जेक्टिव है, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ध्यान समझेंगे किसके कौन से ऑब्जेक्टिव है, वहां पे लिखिए आप अपनी कॉपी में या नोटबुक में। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कंपनी के लिए आप क्या करोगे, यानी अगर आप मैनेजर हो तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है। दूसरा सोसाइटी ऑब्जेक्टिव, मतलब समाज के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है। और तीसरा पर्सनल का मतलब यहाँ पे अपना नहीं,
पर्सनल एम्प्लॉय के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी, पर्सनल है, पर्सनल नहीं, पर्सनल मतलब एम्प्लॉय के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है। तो आ जाइए फटाफट। अब इसका मैंने छोटा छोटा कोड बनाया, देखो जहाँ पे पॉसिबल हो पाया है मैंने निमोनिक्स बनाए, मैंने छोटे छोटे कोड बनाए ताकि वो याद हो जाए। तो मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव है बताओ ब्रॉडली, ऑब्जेक्टिव कितने, 3, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको याद रखना है जीपीएस लगवाना है हमको कंपनी में, क्या लगवाना है कंपनी में, जीपीएस। तो ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हमारे क्या होते हैं, ग्रोथ। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है हर कंपनी को ग्रोथ चाहिए, हर कंपनी को आगे बढ़ना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कहीं आपको रुकना नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट, हर प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी के लिए मोटिवेशन होता है प्रॉफिट। जैसे आप बिजनेस करेंगे कल के दिन तो प्रॉफिट नहीं आएगा तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, राइट। आपको लगेगा मेरा बिजनेस नहीं चल पाएगा, लेकिन बिजनेस आपको पोटेंशियल है तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट कमाने के लिए आपको मैक्सिमम मेहनत करनी है, मैक्सिमम आपको प्रॉफिट अर्न करना है। और प्रॉफिट कब होगा, जब अच्छी सेल होगी। अच्छी सेल कब होगी, जब अच्छा प्रोडक्ट होगा। अच्छा प्रोडक्ट कब होगा, जब अच्छी टीम होगी उसको बनाने के लिए। तो ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या होता है, हमने कोविड का टाइम देखा, कितनी कंपनियां बंद हो गई, कितने बेरोजगार हो गए, कितनी कंपनियों के एम्प्लॉइज को हमने निकलते हुए देखा कंपनी से, राइट। तो सर्वाइवल का मतलब है आपको अपने आप को ऐसे चलाना है कि गंदे से गंदे टाइम को भी हम फेस कर पाए, सर्वाइव कर पाए, राइट। इस गंदे से गंदे टाइम में भी हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी, जैसे टाटा कंपनी ने किया, टाटा कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि कोविड के टाइम पे किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी हम काटेंगे नहीं और किसी भी एम्प्लॉय को हम जॉब से निकालेंगे नहीं। ये होती है कंपनी की सर्वाइवल की क्षमता, राइट। तो जीपीएस आपने लगवाया, ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल। अब आते हैं दोस्तों सोसाइटल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बहुत आसान है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाइए, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, लोगों को बेसिक एमिनिटी पूरी कीजिए। लोग क्या चाहते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाइयाँ। तो आप बिजनेस कीजिए लेकिन लोगों की डेली की जरूरतों को पूरा कीजिए। आप वो चीज़ें जरूर बनाइए जो लग्जीरियस हैं, लेकिन वो चीज़ें जरूर बनाइए जो लोगों की ज़रूरत है, राइट। फिर पर्सनल एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, कॉम्पिटिटिव सैलरी एक पॉइंट होगा, मतलब अच्छी सैलरी देनी है आपको, है ना। पीयर रिकॉग्निशन, हर एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, हर एम्प्लॉय को अच्छा एनवायरनमेंट देना है ताकि वो फील कर सके कि मैं एक अच्छी कंपनी में काम करता हूँ। और पर्सनल ग्रोथ देनी है आपको, यानी कंपनी में हर एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ हो, उसके प्रमोशन के चांसेस, उसके आगे बढ़ने के चांसेस। एक चैप्टर हम पढ़ेंगे दोस्तों स्टाफिंग, जहाँ पे हम पढ़ेंगे किस तरीके से कंपनी एक दूसरे को, एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है, किस तरीके से उनको ग्रोथ को प्रमोट करती है। ये हमारा हो गया दोस्तों क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको आउटलाइन से पढ़ाया। अब आप यहाँ तक एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और डिटेल से पढ़िए, फिर हमारी कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारे पास आता है मैनेजमेंट का प्रोसेस। निकालिए बुक से, मैनेजमेंट प्रोसेस को बोल सकते हैं आप या मैनेजमेंट के फंक्शंस बोल सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही है। सर दोबारा बताइए, मैनेजमेंट का प्रोसेस या पूछा जाएगा या मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या होते हैं। अब ध्यान समझिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि यही टॉपिक जो है चैप्टर वाइज आपके डिटेल में आएगा। तो बस इतना समझ लीजिए मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है, वही ये टॉपिक है। तो मैनेजमेंट क्या करता है याद करेंगे। सबसे पहले प्लानिंग होती है, जैसे हम प्लान कर लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, उसके हिसाब से हम अपने रिसोर्स को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, किससे क्या काम करवाना है, किसको क्या टास्क देना है। मैनेजमेंट सबसे पहले क्या करता है बताओ, प्लानिंग, फिर क्या करता है ऑर्गेनाइजिंग, और फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें लगता है हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमारे पास एम्प्लॉइज कम है, तो फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, स्टाफिंग करते हैं। हम एम्प्लॉइज को बुलाते हैं, हम एम्प्लॉइज को हायर करते हैं। ये प्रोसेस क्या हुआ, स्टाफिंग। जब हमारे पास एम्प्लॉइज आ गए, पूरी तरीके से 100% हमारी कैपेसिटी हो गई, फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं। जैसे कोई मूवी बनानी होती है हमको, तो पहले हम एक्टर ढूंढते हैं कौन होगा, फिर हम एक्टर ढूंढते हैं, विलेन ढूंढते हैं, है ना। वो सारी कास्ट मिलने के बाद फिर मूवी क्या हो जाती है, शुरू। डायरेक्टर का वहां से काम शुरू होता है। इस तरीके से डायरेक्टर कौन होता है, जो काम को इनिशिएट कराता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया बताओ, प्लानिंग, फिर क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग, फिर क्या किया, स्टाफिंग, फिर क्या किया, डायरेक्टिंग, और लास्ट में हम क्या करेंगे दोस्तों, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग अगर आप नहीं करते हैं तो मैनेजमेंट का कोई करने का मतलब नहीं है। तो कंट्रोलिंग में हम टॉपिक पढ़ेंगे, मैनेजमेंट में हम कंट्रोलिंग में चैप्टर हम टॉपिक पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी कंट्रोलिंग अगर आप नहीं करते हो तो प्लानिंग करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको अपने ऊपर संयम नहीं है तो आप टाइम टेबल मत बनाइए। यानी हम डेली अलार्म लगाते हैं और हमें उठना अपने टाइम से ही है, तो मैनेजमेंट कहता है देयर इज नो रोल ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज वेरी इसेंशियल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यही हमारे फंक्शन हो गए और प्रोसेस से बताइए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यहाँ पे आप पॉइंट पढ़ लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक देखिए दोस्तों, अपनी बुक में टॉपिक निकालिए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के ब्रैकेट में लिखेंगे व्हाई मैनेजमेंट इज नेसेसरी। ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है तो इसका आंसर क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, मैनेजमेंट की वैल्यू क्या है, मैनेजमेंट की अहमियत क्या है, मैनेजमेंट के बिना क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हमारे पास टॉपिक है। तो देखिए अब बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, ध्यान समझिए इस चीज को, बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर फीचर्स और इंपॉर्टेंस क्या सेम ही है, सर पॉइंट एक जैसे लग रहे हैं। हाँ पॉइंट एक जैसे लग सकते हैं लेकिन दोनों पॉइंट के आंसर अलग है। फीचर का मतलब आप लिखते हो, फीचर का मतलब अच्छाइयाँ, मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसा होता है। इंपॉर्टेंस जब आप लिखते हो तो आप ये लिखते हो मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे मैं बोलूँ क्लास 12th में कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ क्लास 12 की। लेकिन जब मैं बताता हूँ कि क्लास 12th में एक बच्चा पास हुआ, वो ऐसे पढ़ता था, तो मैं उसके फीचर्स बता रहा हूँ। वो इतने घंटे पढ़ता था, इतने घंटे सोता था, इस बुक से पढ़ता था, फीचर। ठीक है, तो बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग द आंसर ऑफ फीचर एंड इंपॉर्टेंस, राइट। चलिए मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, पहला पॉइंट देखिए, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। अब आप इसको फीचर से याद करो, वहां पे आपने फीचर बनाया था ग्रुप गोल, मैनेजमेंट सेट करता है ग्रुप गोल, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुई बताओ। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस ये है कि ग्रुप गोल को अचीव करने में कौन हेल्प करता है, मैनेजमेंट हेल्प करता है, राइट। जैसे एक फैमिली को हम देखते हैं तो जो पेरेंट्स होते हैं वो पूरी फैमिली की जिम्मेदारी लेते हैं, यानी पेरेंट्स के सिर पे क्या है, एक ग्रुप गोल को अचीव करने की जिम्मेदारी है। उनको अपने बच्चे की जरूरत पूरी करनी है, बच्ची की जरूरत पूरी करनी है ना, अपने रिलेशन में पूरी करनी है, अपने आप को खर्चे भी चलाने। इस तरीके से मैनेजमेंट एक ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, इंक्रीज एफिशिएंसी। मैंने आपको पॉइंट बताए थे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। तो जितने ज़्यादा आप अच्छे हो जाएंगे काम करने में, जितने ज़्यादा आप निपुण हो जाएंगे, जितने ज़्यादा आप कैपेबल हो जाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी। जैसे सपोज कीजिए आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2015, इसका मतलब यू कैन से दैट आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ बिजनेस स्टडीज। आई एम टीचिंग सिंस 2015, इवन यू कैन से दैट सर हैज अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ बिजनेस स्टडीज। इट मींस somehow I am expertise, somehow I am efficient, somehow I am efficient, effective, right। तो मैनेजमेंट जो कला होती है वो कैसे आती है, किसी काम को बार बार करते हुए, किसी काम से बार बार रिजल्ट में फेलियर होते हुए, सक्सेस होते हुए हम उसमें एक्सपर्ट बनते हैं। मैनेजमेंट कैसा हो, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, इसलिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे, याद कीजिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन। 3 पॉइंट आपके यहीं से बन जाएंगे। दोबारा ध्यान समझिए, जो 3 मैंने ऑब्जेक्टिव बताए थे उन्हीं 3 को यहाँ पे ऐड कर दीजिए कि मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प इन अचीविंग सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। ये 3 पॉइंट यहाँ से बन गए, ये मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट दोस्तों, क्रिएट डायनामिक एनवायरनमेंट। याद कीजिए, फिर से याद कीजिए, मैंने फीचर बताया था मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, डायनामिक इन नेचर। तो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या हो गई, डायनामिक एनवायरनमेंट से लड़ने की शक्ति बनाता है क्या मैनेजमेंट। इसीलिए मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट क्रिएट डायनामिक एनवायरनमेंट सो दैट वी कैन फाइट, सो दैट वी कैन टैकल दी वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये हमने एक डिस्कस किया पॉइंट दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे आप फिर से वीडियो को रोकिए और डिटेल से पूरा पढ़िए, फिर आई कैन। हमारे पास आता है दोस्तों लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे लिखिए केस स्टडी। तो जहाँ जहाँ से केस स्टडी एक्सपेक्टेड है मैं आपको पहले ही लिखवा देता हूँ, क्योंकि वहीं से केस स्टडी फॉर्म हो सकती है और कहीं से केस स्टडी बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो एग्जामिनर को पता होता है कहाँ से मैं बच्चे को परेशान कर सकता हूँ, क्योंकि लेवल आ गया तो फिर से कंफ्यूजन का पॉइंट आ गया, कौन सा टॉप लेवल, कौन सा मिडिल लेवल, कौन सा लोअर लेवल। तो सर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं दोस्तों। जब किसी आप कंपनी में काम करोगे तो आप सीधे ही किसी टॉप पे नहीं पहुंच सकते, किसी भी कंपनी के आप टॉप पे नहीं पहुंच सकते, आपको नीचे शुरुआत करनी पड़ेगी। तो जब हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हमारी जो अपॉइंटमेंट होती है वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हम आते हैं। फिर हमारा प्रमोशन होता है तो हम पहुंचते हैं मिडिल लेवल में, और जब हम बहुत अच्छे एक्सपर्टाइज होते हैं तो हमारा टॉप लेवल में हमारा प्रमोशन हो जाता है। जैसे गूगल कंपनी आपने सुनी होगी, तो सुंदर पिचाई जो है, जो गूगल कंपनी को चला रहे CEO, वो क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। आपके स्कूल जहाँ पढ़ते हो वहाँ के प्रिंसिपल क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल का मतलब होता है अटमोस्ट लेवल ऑफ कंपनी, अटमोस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो 3 लेवल हमारे पास क्या हो गए बताइए, लोअर लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल। अब दोस्तों MCQ में लिखिए
थर्ड लेवल, लोअर लेवल को और क्या बोलते हैं? तो लोअर लेवल को ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं, सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए कि व्हाट अदर नेम ऑफ थर्ड लेवल आल्सो कॉल्ड, सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल भी हम इसको बोलते हैं, राइट। अब आइए दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा। पहले तो क्वेश्चन पूछा जाएगा टॉप लेवल, मिडिल लेवल क्या होता है। केस स्टडी कैसे आएगी? एक केस स्टडी बना के आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये मैनेजमेंट का कौन सा लेवल है, ये पर्सन कौन से लेवल में काम कर रहा है और उसके 3 फंक्शन बताइए। तो पहले आपको पता होना चाहिए तभी आप लिख पाओगे। तो आ जाइए टॉप लेवल में कौन से होते हैं। टॉप लेवल मैंने अभी आपको बताया कंपनी की टॉप मोस्ट पोजीशन। तो टॉप मोस्ट पोजीशन कौन सी है? सीईओ, सीएफओ, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और इंपॉर्टेंट है जनरल मैनेजर। ये केस स्टडी आई थी आई रिमेंबर 2018-19 में, जिसमें जनरल मैनेजर को बच्चों ने मिडिल लेवल में लिख दिया था। जनरल मैनेजर कंपनी में जो होता है दोस्तों वो टॉप लेवल का ही माना जाता है, राइट। अब दोस्तों इसके फंक्शन क्या होते हैं? टॉप लेवल करता क्या है? तो टॉप लेवल क्या करता है? देखो हर कंपनी के प्लान को बनाता है, पॉलिसी को बनाता है, रूल को बनाता है, राइट। तो फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान पहला फंक्शन। दूसरा कोऑर्डिनेट एक्टिविटी, पूरे देश को संजो के रखना है, पूरे देश को बांध के रखना है, हर एक्टिविटी को बांध के रखना है। क्योंकि कल के दिन कुछ भी गड़बड़ होगी तो आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी लॉस में क्यों है, कंपनी लॉस में क्यों गई, कंपनी का सेल कम कैसे हुआ। तो आपको सारी एक्टिविटी को क्या करना है? कोऑर्डिनेट करना है। और मैं आपको बता दूं अभी इसी चैप्टर में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन, वहीं से वर्ड आया कोऑर्डिनेट। तो सारी एक्टिविटी क्या करना है? आपको कोऑर्डिनेट करना है। नेक्स्ट दोस्तों रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉई, वेलफेयर ऑफ कंपनी, यानी आप ही वो पर्सन हो जिसको कंपनी के वेलफेयर का काम करना है, एम्प्लॉइज के वेलफेयर का काम करना है और समाज का वेलफेयर भी आप ही के हाथ में है। अब आ जाइए सेकंड लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो याद रखिए जिस भी कंपनी में आपको मैनेजर की पोस्ट मिलती है स्पेसिफिक फंक्शन में, उसे हम बोलते हैं मिडिल लेवल। स्पेसिफिक फंक्शन क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट। तो जब हम किसी स्पेसिफिक टास्क को मैनेज करते हैं तो हमारा लेवल कौन सा होता है? मिडिल लेवल। तो इसके एग्जांपल क्या हो गए? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्लांट मैनेजमेंट, डिवीजन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट। तो एक पर्टिकुलर टास्क। अब इनका क्या काम होता है? जो टॉप लेवल में पॉलिसी बनाई दोस्तों उसको ये इंटरप्रेट करते हैं। पहला फंक्शन क्या हुआ? इंटरप्रेट द पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? जो टॉप लेवल वालों ने बनाई उसको इंटरप्रेट करेंगे और लोअर लेवल वालों को लागू करवाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों असाइन ड्यूटी। टॉप लेवल वालों ने बोला क्या काम करना है, मिडिल लेवल वाले उस काम को समझेंगे और किससे करवाएंगे? लोअर लेवल से या फिर अपने अंडर जो वर्कर होंगे। नेक्स्ट दोस्तों मोटिवेट एम्प्लॉई। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों डायरेक्टिंग, वहां पे पढ़ेंगे मोटिवेशन, राइट। 4 फंक्शन पढ़ेंगे हम डायरेक्टिंग में, एक फंक्शन में पढ़ेंगे मोटिवेशन। तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करना फाइनेंशियली नॉन फाइनेंशियली किसका काम है? मिडिल लेवल, राइट। ये हमारे पास हो गया मिडिल लेवल। थर्ड लेवल पे आइए, इसके एग्जाम्पल क्या है? फोरमैन, सुपरवाइजर, क्लर्क। ये किसके एग्जाम्पल है? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सर इसके क्या फंक्शन है? पहला देखिए ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय। अब जो लोअर लेवल का मैनेजमेंट है वो किससे टच में है? एम्प्लॉय से टच में। हर दिन किससे मिलता है? एम्प्लॉय से मिलता है। हर दिन किसकी प्रॉब्लम सुनता है? एम्प्लॉय की प्रॉब्लम सुनता है। उसको ये टैकल करना है कि किसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, किसकी क्या परेशानियां हैं। तो पहला टास्क क्या हुआ? ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स। दूसरा दोस्तों इंटरेक्ट विद एक्चुअल वर्कफोर्स, यानी जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं उनसे डेली रिपोर्ट लेना, उनसे ग्रीवेंसेस सुनना, उनसे शिकायतें सुनना, उनसे रिक्वेस्ट सुनना। ये हम चीजें कौन करता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट दोस्तों मेंटेन क्वालिटी ऑफ आउटपुट। अब एक्चुअल काम कौन करवा रहा है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो उनको पता है हमें क्या बनाना है और जो हमें बनाना है क्या एक्चुअल आउटपुट वही आ रहा है? ये किसकी जिम्मेदारी होती है? लोअर लेवल। इस तरीके से दोस्तों हमने पूरा पढ़ लिया 3 लेवल मैनेजमेंट के एग्जांपल और 3 लेवल मैनेजमेंट के हमने पूरे क्या पढ़ लिए? फंक्शन। तो यहाँ से केस स्टडी फॉर श्योर आएगी, राइट। कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ तक आप पूरा पढ़िए, देन वी विल कंटिन्यू, राइट। चलिए अब हम लोग देखेंगे, अभी तक हमने देखा मैनेजमेंट की मीनिंग, मैनेजमेंट के फीचर्स, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस और मैनेजमेंट के हमने लेवल देखे। यहाँ तक के बाद हम लोग पार्ट 2 में देख रहे हैं मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से केस स्टडी आने के चांस हैं, और वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले आप ये समझो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको लिखने का पैटर्न क्या फॉलो करना है।
अगर नेचर ऑफ मैनेजमेंट आता है तो आपको लिखने का पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले जिससे कंपेयर किया जाएगा उसकी मीनिंग लिखनी है। मतलब अगर मैनेजमेंट पूछा जाता है मैनेजमेंट एज अ साइंस आप बताइए, तो पहले साइंस की डेफिनेशन को आप एक्सप्लेन करोगे, फिर साइंस के फीचर्स लिखोगे और फिर आप कंक्लूजन दोगे क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट आर्ट है और क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो अभी हम देखते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट वन बाय वन हम लोग कंपेयर करेंगे। आइए नोट्स पे देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या पॉइंट है। मैनेजमेंट एज अ साइंस से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या टॉपिक आता है। तो देखिए नोट्स में क्या लिखा है मैंने, साइंस की डेफिनेशन देखिए क्या लिखी हुई है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ। तो साइंस क्या होती है, जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ अपनी क्लास 10th में, साइंस किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करती है, साइंस किसी भी बात को पहले प्रूव करती है, फिर उसकी थ्योरी जनरेट की जाती है, राइट। जैसे बनाया गया साइंस में रूल बनाया गया, ग्रेविटी का रूल बनाया गया। साइंस में हमारे पास कई सारे रूल ऐसे बनाए गए जिसको पहले हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया और उसको यूनिवर्सल लेवल पे देखा गया और उसको हमने प्रूव किया, तब हमने उसको एक्सेप्ट किया। तो साइंस क्या हो गई, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो यूनिवर्सल लेवल में क्या होती है, सेम होती है। अब मैंने आपको बताया था अब आपको लिखने हैं फीचर्स, तो अब आप साइंस के फीचर लिखेंगे। देखिए कितने फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा फीचर देखिए नोट्स में प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंट। तीसरा फीचर देखिए यूनिवर्सल वैलिडिटी। और नेक्स्ट फीचर क्या है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगा। देखिए सबसे पहले फीचर में क्या पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला फीचर दिया इसने सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब क्या होता है, देखिए लाइक साइंस मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विद इट्स ओन थ्योरी। साइंस की क्या है, अपनी एक थ्योरी। मैंने आपको बताया था साइंस। उसके बाद क्या है, वोकैबुलरी, टर्म्स, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स दैट हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। साइंस की थ्योरी कोई भी ना ओवरनाइट डेवलप नहीं होती। साइंस की थ्योरी ये नहीं कि आपने रातों रात उसको डेवलप कर दिया और उसको सबको बोल दिया कि यही आपको फॉलो करना है, राइट। एक नंबर ऑफ डिकेड्स भी लग जाते हैं किसी एक थ्योरी को प्रूव करने के लिए, राइट। आगे क्या लिखा हुआ है, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल दैट हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। इसका मतलब ये जो फीचर हमने पढ़ा वो मैनेजमेंट में भी है। मैनेजमेंट की कोई भी थ्योरी जो हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल किसके, फेयर के प्रिंसिपल पढ़ेंगे, टेलर के प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इनकी भी जो थ्योरीज आई हैं वो ओवरनाइट नहीं हुई। इन लोगों ने कंपनी में अपनी थ्योरी चलाई, इन लोगों ने कंपनी में कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, फिर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो इनके प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये हमारा पहला फीचर हुआ। और फीचर क्या था बताइए, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा फीचर क्या होता है साइंस का, देखिए नोट्स में प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंट। दूसरा फीचर क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंट। नाम से ही पता चल रहा है, लाइक साइंस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिराइव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। हाउएवर, since management deal with the human being and human behavior are repeated experimentation, experiment is not capable of being actually predicted, so this feature of science is not fully present in the management। इसका मतलब ये दूसरा फीचर हमने पढ़ा, कौन सा, प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंट। ये साइंस का फीचर तो है लेकिन ये फीचर मैनेजमेंट में नहीं है। मतलब मैनेजमेंट के फीचर को हम साइंटिफिकली नहीं कह सकते कि वो प्रिंसिपल हम बनाते हैं, उसको हम लैब में चेक करते हैं तब वो अप्लाई होता है। मैनेजमेंट की थ्योरी क्या होता है, कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, मैंने यहाँ पे कोई रूल बना रखा है और उस रूल से मेरा सारा मैनेजमेंट स्मूथ चलता है। मैंने कोई रूल बना रखा है, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वही प्रिंसिपल ऐसा हो सकता है कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करे और उसको सक्सेस ना मिले, उसको रिजल्ट ना मिले। तो यानी हम कह सकते हैं प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंट मैनेजमेंट में सेम नहीं मिलते, बट ये साइंस का एक फीचर है। नेक्स्ट देखिए यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रेविटी की थ्योरी है तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। कहीं भी आप बॉल ऊपर फेंकते हैं तो हर जगह कहीं विश्व में आप फेंकेंगे तो नीचे ही आती है। इसका मतलब ये ग्रेविटी का रूल यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। तो क्या मैनेजमेंट का फीचर चेक कीजिए इसमें, since the principle of management are not as exact as principle of science, their application and use is not universal, they have to be modified according to given situation, however they provide manager insights। मतलब अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल सब जगह नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको बताया जरूरी कि जो रूल्स टाटा कंपनी फॉलो करती है वो रिलायंस भी फॉलो करे। टाटा कंपनी प्रॉफिट मोटिव नहीं है, उसका काम है कि समाज सेवा करना। और ज़्यादातर क्या करती है, जैसे कोविड के टाइम में रतन टाटा जी ने बोला था कि हमारे किसी भी एम्प्लॉय को निकाला नहीं जाएगा और किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी कट नहीं होगी। तो ये उनका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं सोसाइटी कंसर्न है, ठीक है। बाकी कंपनियों ने अपनी एम्प्लॉयज़ को निकाला, सैलरी कम करी, कई सारे रीजन से उनको परेशानी हुई।
तो यूनिवर्सल वैलिडिटी की बात करें तो साइंस के रूल जो है यूनिवर्सल एप्लीकेबल वैलिड हैं, बट मैनेजमेंट ऐसा एप्लीकेबिलिटी सेम नहीं। अब आइए कंक्लूजन पे। इसका मतलब जो फीचर मैंने 3 पढ़े, मैनेजमेंट के कुछ फीचर साइंस हैं, बाकी मैनेजमेंट के ज़्यादातर फीचर साइंस से मैच नहीं करते। तो कंक्लूजन क्या हुआ? मैनेजमेंट इज एन साइंस बट नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, राइट? इट इज नीदर अ प्रिसाइज नॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव एज प्योर साइंस लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री। मतलब जैसे फिजिक्स की थ्योरी बनाई जाती है, केमिस्ट्री की लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर एक फॉर्मूला बनता है, फिर उसको यूनिवर्सल एप्लीकेबल होती है, इस तरीके से मैनेजमेंट का ये फीचर नहीं है। तो अगर एक क्वेश्चन हमारे पास 6 मार्क का आता है, पहले मैंने साइंस की मीनिंग लिखी, फिर मैंने किसके फीचर लिखे बताओ, साइंस के, फिर मैंने कंक्लूजन क्या दिया, साइंस मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट से कंपेयर किया तो मैनेजमेंट साइंस है बट प्योर साइंस नहीं, राइट? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट आर्ट है? क्या मैनेजमेंट करना, कंपनी को चलाना एक कला है? तो देखते हैं, पहले हम उसी सीक्वेंस में आंसर देंगे, फिर हम कंक्लूजन देंगे। तो आइए नोट्स में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आर्ट की मीनिंग देखिए। आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। अब ये सिंगर जो होते हैं, जो डांसर होते हैं, ये किस प्रकार के? ये आर्टिस्ट हैं। इन्होंने हो सकता है इस डांस को सीखा हो, सिंगिंग को सीखा हो, या हो सकता है इन्होंने बाय नेचर, इन्होंने बाय प्रैक्टिस अपने आप को डेवलप किया हो एज अ डांसर। तो आर्ट जो होती है हमारे पास सीखने से भी आती है, या क्या होता है जब हम किसी काम को बार बार करते हैं, मैक्सिमम टाइम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे पास वो आर्ट आ जाती है, राइट। अब इसके हम लोग क्या देखते हैं, फटाफट देखिए इसके फीचर्स। आर्ट्स के फीचर क्या है देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, राइट? इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एज इन आर्ट इन मैनेजमेंट टू देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा व्हिच द मैनेजर हैज टू स्पेशलाइज इन। अब अगर मुझे मैनेजमेंट करना है, कल के दिन कंपनी को चलाना है, तो मुझे मैनेजमेंट की थ्योरी तो पढ़ना पड़ेगा ना, मुझे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना पड़ेगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, जो आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो वो क्या है, थ्योरी है। मतलब मैनेजमेंट कल के दिन चलाने के लिए यू मस्ट हैव अ थ्योरेटिकल नॉलेज, तभी तो आप कंपनी को चला पाएंगे। तो पहली मतलब जो आर्ट की मीनिंग है वो मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फीचर क्या है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। इसका मतलब समझिए क्या होता है। पहले पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब होता है सारे सिंगर सेम नहीं होते, सब सिंगर की अपनी अपनी एक क्वालिटी है। कोई फॉक सिंगर अच्छा है, कोई सैड सॉन्ग अच्छे करता है, कोई सूफी सिंगर है, कोई इंग्लिश सिंगर है, कोई बहुत प्रकार के सिंगिंग के पैटर्न्स होते हैं। तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, एक सिंगर की क्वालिटी को दूसरी सिंगर की क्वालिटी से हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में पर्सनलाइज एप्लीकेशन। क्या मैनेजमेंट भी ऐसा होता है? देखते हैं। Like in art, the management too, a manager applies his acquired knowledge in a personalized and unique manner. He is involved in activities of organization, studies critical situation and formulates his own theory for use of given situation. This give rise to different styles of management. हाँ, मैनेजमेंट ऐसा होता है, एक मैनेजमेंट क्वालिटी दूसरे मैनेजमेंट क्वालिटी से डिफरेंट होती है। गूगल पिचाई का चलाने का तरीका गूगल का अलग है, राइट? शिव नड्डा जी जो कंपनी को चला रहे हैं एचसीएल का तरीका अलग है। तो मैनेजमेंट की क्वालिटी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, राइट? नेक्स्ट देखिए फीचर क्या है, बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी जो कला है, मैंने आपको बताया एक स्टूडेंट जब कोई आईएएस की तैयारी करता है, बड़े एग्जाम की तैयारी करता है, तो 12 से 14 घंटे पढ़ता है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, हमें पता है उस चीज़ में आपकी स्किल डेवलप होगी, आप उसमें एक्सपर्टाइज बनोगे। तो ये आर्ट का फीचर है, ये आपका एक आर्ट है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इस पॉइंट में, मैनेजमेंट सेटिस्फाइज दिस क्राइटेरिया एज अ मैनेजर gain experience and achieve performance in the long practice. A good manager work through a combination of practice, creativity, imagination, initiative and innovation. तो मैनेजमेंट भी अगर आपको करना है, कल के दिन कंपनी चलानी है, तो सिर्फ बुक पढ़ के आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ आप बुकिश नॉलेज लेके एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी चाहिए और आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी होना चाहिए। तो ये हमारे पास फीचर जो है किसके, आर्ट्स के। तो क्या अब हम कंक्लूजन क्या करेंगे, कंक्लूजन कहता है देखिए यस मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, बट कैन नॉट बी प्योर आर्ट। तो ये सारे फीचर मैनेजमेंट आर्ट से कंपेयर करने पे नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट आर्ट है लेकिन प्योर आर्ट नहीं है। अब यहाँ पे आप इन दोनों पॉइंट के फीचर को जिस तरीके से मैंने अपनी बुक से आपको उस बुक से पढ़िए, फिर हम आगे चलेंगे, राइट।
नेक्स्ट फीचर हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन में आंसर पूछा जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट देखा जाए तो प्रोफेशन ही है, और अगर आज प्रोफेशन नहीं है तो बहुत जल्दी प्रोफेशन बन जाएगा। जब कल के दिन आप MBA करेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट से करेंगे, IIM से करेंगे, तो आपको एक प्रोफेशनल ही बोला जाएगा, राइट। तो क्या मैनेजमेंट प्योर प्रोफेशन है? आइए चेक करते हैं। तो पहले देखते हैं प्रोफेशन मतलब क्या होता है, प्रोफेशन की मीनिंग क्या है। देखिए, प्रोफेशन इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज अप्रूव्ड बाय प्रोफेशनल एसोसिएशन। आपको लॉ करना है, आपको MBBS करना है, राइट, आपको UPSC क्लियर करना है, तो इनके एक एसोसिएशन है, इनकी एक बॉडी है। आपको CA करना है, इनकी एक एसोसिएशन बॉडी है, वहाँ से आपको कोर्स करना है, उनके बताए गए क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, और उनके अंडर पहले ट्रेनिंग करनी है, तब आप एक प्रोफेशनल कहलाओगे। ये एक प्रोफेशन की मीनिंग है, और इसके मीनिंग में पहले क्या लिखा था? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब इसका भी सिलेबस जो है एक पैटर्न सेम होता है, चाहे आप लॉ इंडिया से करो, मतलब चाहे आप इंडियन यूनिवर्सिटी किसी कहीं से भी लॉ करते हो, पैटर्न हमारा सेम होता है, राइट। अब फीचर देखते हैं हमारे पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये फीचर क्या है? देखिए, लाइक अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट टू इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंप्राइजिंग वेल डिफाइंड प्रिंसिपल। दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड एट डिफरेंट कॉलेजेस, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन थ्रू नंबर ऑफ बुक्स एंड जर्नल। मतलब मुझे MBA पढ़ने के लिए, LLB करने के लिए, CA करने के लिए एक स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से हम एफिलिएशन हमें मिलती है, राइट, हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसका स्टडी पैटर्न हम फॉलो करेंगे, एग्जाम देंगे, तब हमारे पास वो डिग्री आएगी। तो क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? बिल्कुल, इस प्रोफेशन से हमें पता चलता है, इस पॉइंट से, कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या हर कोई लॉ कर सकता है? क्या हर कोई MBA कर सकता है? क्या हर कोई डॉक्टर बन सकता है? देखते हैं। Entry to management institutes such as Indian Institute of Management is usually through an examination. However, there is no restriction on anyone being designated or appointed as a manager of any business enterprise. आप देखेंगे एक एग्जाम होता है CLAT। CLAT एक नेशनल लेवल पे लॉ एग्जाम होता है, एंट्रेंस, ताकि आप इंडियन लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ कर सकें। इस तरीके से अभी CUET आ गया, यानी कुछ नेशनल यूनिवर्सिटी से, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी से आपको अगर ग्रेजुएशन करनी है तो आपको CLAT क्लियर करना है। इस तरीके से एक कैट होता है, CAT कैट, उसमें आपको अगर आपको अच्छी परसेंटाइल आती है तो आपको IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एंट्री मिलती है। मतलब इंस्टीट्यूशन ने एंट्री लेवल पे सबको एडमिशन देने का प्रोसेस नहीं रखा हुआ, एंट्री लेवल में एग्जाम रखा हुआ है। जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा वही उस एग्जाम में एनरोल हो पाएगा, वही उस प्रोफेशन में एनरोल होगा। इसका मतलब एंट्री क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है, एंट्री फ्री नहीं है, कोई भी आओ कोई भी जाओ, नो, एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, राइट। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशन। मैंने आपको बताया हर चीज़ की एक प्रोफेशनल बॉडी है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट CA कोर्स कराता है, राइट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉ की डिग्री देता है आपको, राइट। इसी तरीके से प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं। तो देखिए इस पॉइंट को, देयर आर सेवरल एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर इन इंडिया, लाइक इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन that has laid down the code of conduct to regulate activities of their member। मतलब इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन क्या करता है? एक मैनेजमेंट को कोड ऑफ कंडक्ट देता है, जिस तरीके से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी है जो डॉक्टर्स को गाइडलाइन देता है, CA इंस्टीट्यूट CAs को गाइडलाइन देता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर को गाइडलाइन देता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो राइट, यानी हमारी जो बॉडीज हैं हमें टाइम टू टाइम क्या बनाती हैं? कोड ऑफ कंडक्ट बताती हैं, जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर अस। तो दिस इज व्हाट इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए क्या लिखा हुआ है, AIM has devised a code of conduct to Indian management, but there is no statutory backing for this code. So presently this feature of profession is not present in management. लेकिन ये जो इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हो MBA तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने जैसे बताया एंट्रेंस एग्जाम है, आप अगर IIM से एडमिशन आपको नहीं मिलता तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से MBA कर लेते हो, फिर भी आप जॉब करते हो। इसका मतलब जो इथिकल रूल्स की अगर हम बात करते हैं तो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब ये फीचर मैनेजमेंट में मैच नहीं करता। नेक्स्ट देखिए, सर्विस मोटिव। The basic purpose of management to help the organization achieve its goal by providing goals, quality product at reasonable prices. There is by serving the society is being increasingly recognized. So presently this feature of profession is not fully present in the management. मतलब सर्विस मोटिव की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल जो एसोसिएशंस होती हैं वो लोगों को समझाती हैं, डॉक्टर को समझाया जाता है कि आपका पर्पस क्या है, समाज सेवा।
पुलिस को समझाया जाता है, हम आईपीएस की तैयारी करते हैं, आपका पर्पस क्या है, समाज सेवा। यानी प्रॉफिट या सैलरी इनकम ज़्यादा कमाना हमारा पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस क्या है, सर्व टू द सोसाइटी। बट मैनेजमेंट में फीचर नहीं, मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है, कंपनी को ग्रो करना, वहाँ से प्रॉफिट अर्न करना, मैक्सिमम गेन अर्न करना, ये हमारा मोटिव। तो कैन आई से दिस ओवरऑल मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। तो देखिए कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, दिस above discussion shows that management does not satisfy all them profession criteria, therefore management is a professional but not a full-fledged profession or a true profession, but we can say that legal accounting, medical profession, ये क्या है, प्रोफेशन है, ये मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है। लेकिन जो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, टू मैनेज द कंपनी, क्या ये प्रोफेशन है? नो, दिस इज नॉट अ प्रोफेशन राइट नाउ। तो दिस इज हाउ वी हैव कंक्लूडेड 3 फीचर्स, 3 नेचर ऑफ मैनेजमेंट। पहले मैंने एज अ साइंस बताया, फिर मैंने आपको एज अ आर्ट्स बताया, फिर मैंने साइंस बताया। यहाँ से केस स्टडी कंफर्म है, अब आप यहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों, कोऑर्डिनेशन। कई बुक में आप देखोगे तो कोऑर्डिनेशन का उन्होंने अलग चैप्टर बना रखा है, बट ये मैनेजमेंट के का ही पार्ट है और मैनेजमेंट की बुक से ही हमें कवर करना है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इतना करने के बाद हमारे पास ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा और ये मैनेजमेंट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले देखिए कोऑर्डिनेशन की मीनिंग क्या है, फिर उसको हम प्यार समझेंगे। देखिए, it is the process of achieving unity of action among interdependence activities and department of an organization। इसको ध्यान समझिए आप, कोऑर्डिनेशन क्या है। जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पेशेंट का जब इलाज किया जाता है तो मल्टीपल डॉक्टर एक बेटर तरीके से ट्रीट करते हैं, राइट। वहाँ पे हम देखते हैं तो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो लैब में चेकअप करते हैं पेशेंट का, वहाँ पे हम देखते हैं नर्सिंग जो केयर करती है पेशेंट की, वहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर जो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं और ये बताते हैं कौन सी प्रॉब्लम है, उसके क्या प्रिकॉशंस है और कैसे हम एक पेशेंट को रिकवर करेंगे। तो एक पेशेंट को ठीक करने के लिए हमारे पास एक बेटर कोऑर्डिनेशन चाहिए, तभी हमारा एक जो है ओवरऑल पर्पस जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, पेशेंट को ठीक करने का, वो अचीव होगा। अगर जो मैंने एक सीरीज बताई आपको डॉक्टर की, नर्स की और रेडियोलॉजिस्ट की, अगर इनमें किसी ने भी अपना कोऑर्डिनेशन कम किया, अपना इन्वॉल्वमेंट कम किया, तो हमारा ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है वो ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए डिपार्टमेंट्स होते हैं, कैश डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट। तो जब सारे डिपार्टमेंट मिलकर काम करेंगे कॉमन गोल के लिए, तो हमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। यही कोऑर्डिनेशन है, राइट। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन के लिए एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसको देखिए आप। और क्वेश्चन क्या है, क्या कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है? क्या लिख के आएंगे आप? अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको प्रूव करना है यस, क्योंकि मैनेजमेंट के हर प्रोसेस में कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि मैनेजमेंट के हर एस्पेक्ट्स में, हर प्रोसेस में कोऑर्डिनेशन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप सिर्फ प्लानिंग करते हो, सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग करते हो, कोऑर्डिनेशन अगर आपके पास है नहीं, तो प्लानिंग करने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ डॉक्टर अगर हम रिकमेंड करें मेडिसिन, नर्सिंग केयर ना हो, तो पेशेंट को रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट के हर प्रोसेस में, मैनेजमेंट के हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन इनबिल्ट फंक्शन है। मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि हमें कोऑर्डिनेट करना चाहिए। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। यस, वी कैन से दैट मैनेजमेंट को अचीव करने के लिए, मैनेजमेंट गोल को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए दोस्तों। अब आता है नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो देखिए इसके क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले फीचर में सारे मैच कराता हूँ आपको। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, ensure unity of action, continuous process, all pervasive, deliberate function and responsibility of all managers। याद कीजिए, जब मैंने आपको मैनेजमेंट के फीचर बताए थे तो मैंने कहा था जब भी आप फीचर्स पढ़ो तो कॉमन पॉइंट्स को आप टिक करना है। जैसे वहाँ पे कुछ कॉमन पॉइंट मैंने आपको बताया था, अगर आप रिकॉल कर पाओ, कंटिन्यूअस, ऑल परवेसिव, गोल ओरिएंटेड। तो देखिए अभी जो आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ा, देखिए उसमें से 2-3 पॉइंट रिपीट हो गए। देखिए क्या क्या पॉइंट आए यहाँ पे। एक तीसरा पॉइंट देखा, देखिए कंटिन्यूअस प्रोसेस, और चौथा पॉइंट देखिए ऑल परवेसिव। ये मैनेजमेंट के फीचर में भी आया था। आगे के चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वहाँ पे भी बहुत सारे टॉपिक कॉमन आएंगे। देखिए फर्स्ट क्या है, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। पहला देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रुप गोल क्या है, पेशेंट को ठीक करना। उसके लिए सबको क्या करना है, अपना बेस्ट देना है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंटीग्रेट, जोड़ता है सबके छोटे छोटे एफर्ट्स को। एक मूवी बनाई जाती है तो मूवी बनाने के लिए किसी का रोल 10 मिनट का होता है, किसी का रोल पूरी मूवी में वही दिख रहा होता है, किसी का रोल 1 सेकंड के लिए होता है। लेकिन मूवी ओवरऑल तब अच्छी बनती है जब सब कैरेक्टर ने अपना रोल बेस्ट प्ले किया होता है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। नेक्स्ट,
एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, सब एक ही काम के लिए कर रहे हैं, सब एक ही उद्देश्य के लिए कर रहे हैं और सब मिलके कर रहे हैं, यही कोऑर्डिनेशन दिखाता है, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, सफाई कर्मचारी 10 दिन ना आए, पूरा हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। यानी वहाँ पे सफाई कर्मचारी की भी अपनी वैल्यू है, डॉक्टर की भी इंपॉर्टेंस है, सफाई कर्मचारी की भी इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब यूनिटी ऑफ एक्शन को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी होना है। नेक्स्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन आपको एक बार नहीं करना, 2 बार नहीं करना, कंटिन्यूअसली हमें कोऑर्डिनेट करना है, हर मोमेंट पे करना है, हर समय करना है। नेक्स्ट ऑल परवेसिव फंक्शन, मतलब मैनेजमेंट की तरह ये भी ऑल परवेसिव है, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, सबको हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, डेलिब्रेट का मतलब होता है अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से। हमें कोई बोलने की जरूरत नहीं है कि कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल द कोऑर्डिनेशन इन अ बेटर मैनर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। सिर्फ आप टॉप लेवल को ब्लेम नहीं कर सकते कि आपकी जिम्मेदारी है क्या करना, कोऑर्डिनेट करना। सिर्फ आप सफाई कर्मचारी को नहीं बोल सकते कि आपको कोऑर्डिनेट करना चाहिए, इट इज अ ग्रुप एफर्ट, इट इज अ यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। मैंने पढ़ाया था आपको टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल, सबको क्या करना है मिलकर कोऑर्डिनेशन, तब हमारा कॉमन गोल अचीव होगा। ये हुआ हमारा फीचर्स। अब यहाँ पे आप पहले अंदर जो पॉइंट्स हैं उसको आराम से पढ़िए, फिर नया टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए दोस्तों, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसको मैंने अपने नोट्स में हिंदी में लिखा हुआ है, क्यों करें कोऑर्डिनेशन। मतलब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या मैं कोऑर्डिनेट करूंगा तो ग्रुप गोल अचीव हो जाएगा, क्या सब करेंगे तभी अचीव होगा, मेरी जिम्मेदारी कितनी है। इसलिए क्वेश्चन आता है व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक छोटे छोटे एम्प्लॉय को भी बड़ी ग्रोथ के लिए उसका साथ लेने की जरूरत है। एक क्रिकेट टीम की अगर हम बात करते हैं तो क्रिकेट टीम में जब 11 प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं, एक अच्छा बॉलर रखा जाता है, एक अच्छा बैट्समैन रखा जाता है, एक अच्छा ऑलराउंडर रखा जाता है, एक अच्छा विकेट कीपर रखा जाता है और एक अच्छा स्ट्रेटजिस्ट रखा जाता है कि जो बहुत ज़्यादा डेंजर सिचुएशन में भी अपनी एक्टिविटी को फुलफिल कर पाए। तो पहला पॉइंट क्या है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहला पॉइंट देखिए, ग्रोथ इन साइज। पहला पॉइंट ग्रोथ इन साइज। अगर हमें कंपनी को बड़े लेवल पे ले जाना है, अगर हमें ग्रो करनी है, कंपनी की ब्रांचेस बढ़ानी है, अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमें काम करना है तो कोऑर्डिनेशन के साथ ही ये हो पाएगा। इसलिए पहला पॉइंट क्या कहता है, देखिए, एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज द नंबर ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, देयर में arise a work cross purposes, so coordination is needed to integrate their efforts and activity। जितने एम्प्लॉय बढ़ते चले जाएंगे उतना हो सकता है उनमें कियोस अराइज हो जाए। उनमें क्या हो सकता है कि एक तरीके से होता है ना, एक तरीके से एक दूसरे की भावना जो है, एक तरीके से लड़ाई झगड़े की भावना या एक दूसरे से आगे बढ़ने की भावना, वो अराइज हो सकती है। तो ये अराइज ना हो, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए बड़ी कंपनी तभी हो सकती है जब हमारे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हो, जब हमारा काम ज़्यादा हो, जब हमारे पास क्लाइंट बेस ज़्यादा हो, और वो तभी हो पाएगा जब हमें एम्प्लॉयज़ को साथ लेके चलना पड़ेगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन ये ऐसा कैसा फंक्शन है जो इन सब चीज़ों को क्या कर पाएगा, अचीव कर पाएगा। दूसरा देखिए, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर मे बी अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स। All department there have own objective, policies, strategy, etc. So there may arise conflict between them. For example, marketing department objective may be increase sale by 10% by offering discount, but the finance department may not approve such discount as means of loss of revenue. Therefore, coordination is essential to link activities various department and to avoid conflict among them. जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर डॉक्टर का कहना है कि इनको महंगी मेडिसिन दी जाए, राइट, महंगी मेडिसिन दी जाए, और वहीं पे हमारे जो पेशेंट के साथ जो हमारे अटेंडेंट है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि किस तरीके से अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर में हम उसको मेडिसिन रिकमेंड करें और जो हमारा पेशेंट है उसको टेक कर सके और उसको हम बेटर इलाज दे सकें। इस तरीके से अगर कंपनी में 2-3 लेवल की मैनेजमेंट है, कोई मार्केटिंग का है, कोई सेल्स का है, कोई एचआर का है, अगर उन तीनों के आपस में मतभेद होंगे तो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि नोट्स में मैंने क्या बताया, अगर मान लीजिए मार्केटिंग वाले कहते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें 50,000 रुपये, 3 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मार्केटिंग में खर्च करना पड़ेगा, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है नहीं, इससे लॉस का रेवेन्यू लॉस होगा, कोई कस्टमर नहीं आएंगे, पहले भी आपने किया था, कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में हमारी कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, ऐसा ना हो, हमें कोऑर्डिनेशन ज़रूरत है। नेक्स्ट दोस्तों, स्पेशलाइजेशन। देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देयर इज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन अराइजिंग आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ टास्क टू परफॉर्म, सो नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट।
who thinks that they are only qualified to evaluate, judge and decide. They do not take advice to suggestion from their member which lead to conflict between them. अब क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर जूनियर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, राइट। न्यू जॉइनर लेट जॉइनर का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, मुझे 10 साल हो गए, अभी मेरे सामने एक एम्प्लॉय ज्वाइन किया, वो मुझसे यंग है और उसे मेरा सीनियर बनाया गया। हो सकता है मेरे उससे रिलेशन अच्छे ना हो, मैं उसकी बात को फॉलो ना करूं और वो मुझसे ढंग से बिहेव ना करे। तो स्पेशलाइजेशन मेंटेन करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा, उन लोगों को समझाना पड़ेगा कि स्पेशलाइजेशन आपकी अलग है, उसकी अलग है। उस स्पेशलाइजेशन आईटी है, वो यंग है, वो आईटी नॉलेज रखता है, आपकी एक्सपर्टाइज जीएसटी है, इनकम टैक्स है, बिजनेस नॉलेज है। तो आप दोनों को मिलकर कोऑर्डिनेट करना है और कंपनी को आगे लेके चलना है। तो ये 3 पॉइंट हमारे पास हो गए। क्या देखिए, पहला मैंने बताया ग्रोथ इन साइज, दूसरा मैंने बताया फंक्शनल डिफरेंशिएशन और तीसरा मैंने बताया स्पेशलाइजेशन। तो इन तीनों पॉइंट से हमारा क्या खत्म हो जाता है, इंपॉर्टेंस। तो इस तरीके से दोस्तों हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। तो स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं हमने क्या क्या टॉपिक देखे। देखिए, स्क्रॉल कीजिए मेरे नोट्स को। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, देखिए, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, फिर मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, फिर मैंने आपको बताया था फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, देन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और आज हमने डिस्कस किया क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेचर ऑफ मैनेजमेंट किससे मैच करता है वो। फिर हमने डिस्कस किया कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के अंदर डिस्कस किया इंपॉर्टेंस, फीचर्स, और इस तरीके से हमने कंक्लूड किया, राइट। इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके एमसीक्यू और इसकी केस स्टडी वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिर आप इस पूरे चैप्टर को लिंक कर पाएंगे। तो यहाँ तक अपनी बुक से रिस्पेक्टिव से पढ़िए और जो डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।